तो हम तो इतना दिनों से काम करते हैं, बचपन से ही अभिषेक घोषालकर को काम करते हुए देखा है। उनके पिताजी के साथ में हमने काम किया है। 25 साल यूपी में हम सब लोगों ने मिलकर काम किया है। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है और ये सारा थोड़ा बिगड़ते गया और तो बहुत ही दुर्दैव मैं समझ कहूँगा। फायर ब्रांड नेताओं की सूची में जी हाँ, टॉप पर रहते हैं राज ठाकरे। जी हाँ, और कुछ दिन पहले राज ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से भी मिले हैं जी हाँ, और दिल्ली में बीजेपी आलाकमान ने भी उनको बुलाया है। जी हाँ। तो सर कुछ गड़बड़ है या कुछ होने वाला है? उसके बाद संजय राउत जो हैं Yes. अभी उन्होंने आरोप लगाया है, जैसे ही एनसीपी की कमान अजित पवार को मिली, उन्होंने आरोप लगाया है कि एनसीपी को चलाने के लिए अजित पवार को जो दी गई वो मोदी की गारंटी है। 10 साल में एक भी आरोप कांग्रेस के लोग या तो विपक्ष से कोई भी लगा नहीं पाए और जिन्होंने देश के साथ में फ्रॉड किया है, गद्दारी किया है, चोरी की है, उनको उनका जगह दिखाने की बात उन्होंने की थी, वो सारा वो कर रहे। नमस्कार, एबीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक प्रजापत। उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से सांसद गोपाल शेट्टी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हिसाब तो देना होगा, शो में आपका स्वागत है। निश्चित, धन्यवाद। हिसाब देंगे। हाँ सर, 2019 में आप जीत करके आए थे जी हाँ, और वक्त हो चला है दोबारा जनता जनार्दन को हिसाब देने का। जी हाँ। 5 साल बाद तो कितने काम हुए और कितने रह गए? उत्तर मुंबई की जहाँ तक बात आती है तो मैं स्वयं ही नहीं, मेरी पार्टी के लोग ही नहीं, तो बल्कि उत्तर मुंबई के जो भी नागरिक है, अपार्ट ऑफ फ्रॉम पार्टी लाइन, सभी जनता बहुत खुश है। जितनी भी अपेक्षा थी लोगों की उससे भी अधिक करने का प्रयास किया। मैं एक ऐसा सांसद हूँ, महीने का 30 दिन लोगों को मिलता हूँ, छोटे छोटे कार्यक्रमों में घूमते रहता हूँ और पार्षद से लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक का जो सफ़र रहा, 32 साल तो पूरे हो गए, 33वें साल में मैं पदार्पण कर चुका हूँ और छोटे लोगों से जुड़ा हूँ पहले दिन से ही। और अभी भी छोटे लोग विदाउट अपॉइंटमेंट आ जाते हैं ऑफिस में, मैं मिलता हूँ, उनके बातें सुनता हूँ। तुरंत कॉरपोरेशन के काम हो तो कॉरपोरेशन से संपर्क करता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट का हो तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो सब मोदी जी कर ही रहे। कुल मिलकर मतदार संघ के काम से भी लोग खुश है, प्रभावित है और मोदी जी ने जिस प्रकार से काम किया पूरे देश भर में, देश का नाम तो पूरे दुनिया के पटल पर रोशन किया ही है उन्होंने। बाकी सभी सेक्टर में, महिला हो, युवा हो, किसान हो, बेरोजगार हो, सभी को समाधान करने का काम किया है। हम इस बात का बिल्कुल दावा नहीं करते कि सभी समस्याएं समाप्त हो गई है। संसार है, दुनिया है, देश है, तब तक तो समस्या रहने वाली है, लेकिन जो भी समस्याएं पैदा होती है उसका समाधान ढूंढने का काम जनप्रतिनिधियों का, सरकार का होता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक जनप्रतिनिधि के नाते भी मैंने अपने दायित्व को निभाया है और सरकार ने भी अप टू दी मार्क जो भी अपेक्षाएं थी लोगों की, वो पूरा करने का प्रयास किया है। गोपाल जी, जैसे मैंने आपके बारे में थोड़ी रिसर्च की तो आप पता चला कि आप नगर सेवक भी रह चुके हैं जी हाँ, और आपको सम्मान भी मिला है, सर्वोच्च सम्मान से आप सम्मानित भी हैं। बहुत सारे सम्मान मिले हैं। नगर सेवक था तो बेस्ट काउंसिलर अवार्ड मिला, इस बार सांसद में भी बेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अवार्ड 2-3 बार मिल चुका है और काम करते हैं तो लोकप्रियता बढ़ती है, लोगों का भी साथ है, सहयोग है, मीडिया के लोग भी अच्छे काम को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो कुल मिलकर एक जॉइंट वेंचर है मैं कहूँगा और मैं भाग्यवान हूँ कि मैं 32-33 साल के जनप्रतिनिधित्व जीवन में किसी भी प्रकार का बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी कभी हुआ नहीं, कभी पॉजिटिव ही सारा होते गया। और मैं मानता हूँ कि आप लोगों के लिए उपलब्ध रहते हो, लगातार काम करते रहते हो, तो ये सब होना ही है। और कोविड का समय अगर छोड़े तो 10 साल में एक भी दिन पार्लियामेंट में मैं कभी गैर हाजिर रहा नहीं। जो भी कमेटियां हैं, फाइनेंस जैसे कमेटी में 100% हाजिरी, आपकी अटेंडेंस भी सर अटेंडेंस 80 भी प्लस रही है यस हमेशा। यस फुल रहा है और अच्छा लगता है क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो दायित्व पार्टी ने और जनता ने दी है, जो विश्वास लोग हम पर करते हैं, तो उनके विश्वास पर अगर आप खरा उतरते हो तो फिर लोग आपको पीछे मुड़कर देखने की नौबत लाते नहीं है। नगर सेवक से सर मेरा सवाल इसलिए भी था क्योंकि अभी आपको पता है मुंबई में पूर्व नगर सेवक अभिषेक घोषालकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जी हाँ, फेसबुक लाइव के दौरान ये हत्या ऐसी हुई कि जिसको देखकर पूरे मुंबई नहीं बल्कि पूरा देश एकदम से सहम गया मैं था। मानता हूँ कि मानव जाति पूरा दहल गया इस घटना को देखकर। कोई सोच भी नहीं सकता है कि एक व्यक्ति किसी जनप्रतिनिधि को अपने कार्यक्रम में बुलाकर उनसे फेस लाइव करके जो भी गिले शिकवे है सारा खत्म हो गया, ये कहने के बाद में इस प्रकार से, इंट्रोड्यूस करवाया गया पहले। हाँ, इस प्रकार से कोई कर सकता है, इसका ये तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। बहुत मतलब तो न समझ में आने वाली घटना हुई है और हम तो इतना दिनों से काम करते हैं, बचपन से ही अभिषेक घोषालकर को काम करते हुए देखा है, उनके पिताजी के साथ में हमने काम किया है।
25 साल यूपी में हम सब लोगों ने मिलकर काम किया है। पता नहीं किसकी नज़र लग गई और ये सारा थोड़ा बिगड़ते गया, और ऐसे प्रसंग को सामना करना और उसके देखने के लिए मिला, ये तो बहुत ही दुर्दैव समय कहूँगा। सर सोशल मीडिया पे सर इस तरह की बातें भी चल रही हैं कि मुंबई में जिस तरह से दिन दहाड़े उनको मारा गया, जिस तरह से गोलियों से उनको भून दिया गया, सर ऐसा लग रहा है कि मुंबई में वापस से 90 का दशक आ गया। नहीं, और बिल्कुल मेरे है। को एक किस्सा मेरे को याद आ रहा है सर, जी, न्यूजीलैंड में भी सेम इसी तरह का कुछ किस्सा हुआ था। एक व्यक्ति वहां से निकला, उसने अपने हाथ में गन निकाली और फेसबुक लाइव के दौरान कई लोगों को मार दिया। जी। महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है, तो सर आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ कमी रह गई या कानून व्यवस्था में वहां पर कुछ हो, क्योंकि मुंबई सर देश की आर्थिक राजधानी भी कही जाती है। नहीं, वैसे मुंबई का पुलिस के बारे में तो देखिए आप, बहुत ही बड़ा नाम है, बहुत ही चौकन्ना रहते हैं, अच्छा काम भी है पुलिसों का। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी है आज ही, कि एक इस प्रकार का व्यक्ति, जब एक घोसाकर जी ने, जब उस जिसने मारा मोरिस ने, मॉरिस उसका कोई लड़की के साथ में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो उसने घोसालकर के पास तो गए, अभिषेक के पास। अभिषेक ने पुलिस को कंप्लेंट कर कर उसको गिरफ्तार करवाया, बहुत दिनों जेल में भी थे, जेल से छूट कर आए। और जो खुफिया एजेंसी होती है, उन्होंने इस प्रकार के काम के ऊपर बारकाई से ध्यान रखना चाहिए था। और जब ये जाते हैं उनके पास, तो पुलिस ने भी अपना काम जितना चौकन्ना से करना चाहिए था वो नहीं किया, ऐसा मैं मानता हूँ। और दूसरा, एक चिट्ठी मैंने आज डेप्यूटी पुलिस कमिश्नर को ये भी लिखा है कि इस प्रकार के रिवॉल्वर के लाइसेंस जितने भी लोगों को दी है, उसका आप ग्रेड बनाइए, चाहे तो जी। 1 2 3 जो भी ग्रेड है, जो बिजनेसमैन है उनका एक अलग, जो एटलीस्ट एक पॉलिटिशियन, लिस्ट में तो रहे कि किसके हाँ, पास। थोड़ा अलग अलग करके। मानो कि अभी पॉलिटिशियन लोगों को कोई पुलिस बॉडीगार्ड करके सिक्योरिटी के लिए देते हैं, तो उनके पास जो रिवॉल्वर होता है उसको रोज पुलिस स्टेशन में जाकर जमा कर देना पड़ता है रात शाम को। तो ये इस प्रकार के रिवॉल्वर पिस्तौल्स जिन लोगों को भी दिए हैं, उन्होंने भी पुलिस चौकी में रोज जाकर हाजिरी लगाना चाहिए, इस प्रकार का व्यवस्था। या तो फिर जैसे मैंने कहा कि उसका एक कैटेगराइज करके, ऊपर बहुत ठीक ठाक बिजनेसमैन है, तो पुलिस भी अगर उसके घर पे जाकर चेक करती है दिन में एक बार शाम को, मुझे लगता है कि रात के समय पे जो भी टाइम फिक्स हुआ होगा, और उसका चार्ज भी सरकार के ऊपर खर्चा आता है, भी सरकार इतना कहाँ से करेगी। तो इस प्रकार का प्रोटेक्शन जिसको चाहिए, उन्होंने सरकार को पैसे भी भरने चाहिए। मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में मैं सरकार को ये भी कहूँगा कि लोगों को रोजगार की बहुत बौम हो रही है, तो ऐसे लोगों को पुलिस में ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती कर लो। और इस प्रकार के जो लोग हैं, उनके पास से भी, इनके पास से जो भी पैसा चार्जेस लगता है वो ले सकते हैं। तो एक लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहेगा, लोगों की जान माल की भी हम रक्षा कर पाएंगे, और जो ज़रूरतमंद है उनको हम जॉब भी दे पाएंगे। तो इस प्रकार की जो घटना हुई है, उससे हमको आने वाले दिनों में कुछ सीखना चाहिए। और निश्चित एक सांसद के नाते जो भी मुझे लगता है सिस्टम को बताने का, वो मैं बताने का प्रयास करूँगा। और देवेंद्र फडणवीस जी एक जागरूक डेप्यूटी सीएम है, बहुत ही अनुभवी है, और लोगों को मिलते भी है, लोगों का सुनते भी है, और जो बातें सही है उसको अमल में भी लाते हैं। तो निश्चित ये घटना से हम कुछ ना कुछ सीख लेकर आने वाले दिनों में इस प्रकार की वारदात ना हो, उसके बारे में कोई ना कोई नया मैकेनिज्म को अगर डेवलप करना है तो करेंगे। सर और आपकी सलाह तो काफ़ी अच्छी है। करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। आपकी सलाह तो काफ़ी अच्छी है सर। शिंदे सरकार, अब देखते हैं कि इस पर कितना अमल होता है या कितना नहीं होता है। हम तो होगा, यही चाहेंगे कि सर दोबारा किसी की इस तरह से बिल्कुल हत्या जान ना नहीं हो। जानी चाहिए। और जो ये घटना हुई है, ये तो मानव जाति के लिए कलंक ऐसा मैं कलंक है सर। कहूँगा, कलंक ऐसा मैं कहूँगा। चलिए सर, वापस मुद्दे पे आते हैं। हमारा शो हिसाब तो देना होगा, जिसमें आप आए हैं, तो वापस हम जनरल टॉपिक्स पे आ जाते हैं सर। जी हाँ, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि सर महाराष्ट्र के फायर ब्रांड नेताओं की सूची में जी हाँ, टॉप पर रहते हैं राज ठाकरे। जी हाँ, और कुछ दिन पहले राज ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से भी मिले हैं, जी हाँ, और दिल्ली में बीजेपी आला कमान ने भी उनको बुलाया है। जी हाँ। तो सर कुछ गड़बड़ है या कुछ होने वाला है? नहीं, गड़बड़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करती है वो सीधा-सीधा करती है, और देश के लिए जो भी उचित होगा वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। और हमारी पार्टी का नारा ही है, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट है। हम अपने लिए जो भी है वो लास्ट, उसके लिए जो भी सैक्रिफाइस करना होगा तो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता हमेशा करते आए हैं। आने वाले दिनों में भी आवश्यकता पड़ेगी तो करेगी, लेकिन नेशन के लिए जो भी अच्छा होगा वो हमारी पार्टी निर्णय करेगी उसके बारे में। लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है ना सर इस चीज पर, जैसे नीतीश कुमार उधर से वापस से एनडीए में आ गए। देखिए, विपक्ष का तो काम है ना आरोप लगाने का, विपक्ष का तो काम ही है आरोप लगाने का। और विपक्ष कब तिलमिला उठती है, जब कोई निर्णय ऐसा होता है जिनसे उनको घाटा होगा, देश को लाभ होगा, तो समझ जाना चाहिए मीडिया ने भी और जनता ने भी। भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी कर रही है वो सही कर रही है। सर आपने महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत वरिष्ठ हैं आप,
तो एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा और महाराष्ट्र की जनता भी शायद ये समझना चाहेगी कि कहीं ना कहीं एक नाथ शिंदे में वो रिप्लेसमेंट दिखाई नहीं दे रहा शिवसेना वाला जो राज ठाकरे को लेकर आया जा रहा है, क्योंकि राज ठाकरे में सोशल मीडिया पर भी और कई विद्वान ये कहते हैं कि उनके अंदर बाल ठाकरे की एक छवि नजर आती है। जी हाँ। तो और बीजेपी देखा, उस चीज को रिप्लेस करना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी का पहले दिन से अलायंस के बारे में, शिवसेना का जो भी ग्रुप है उसके बारे में यही था कि बाला साहेब ठाकरे जी के जो विचार है उनके विचारों से प्रभावित होकर हमने उनके साथ में अलायंस किया। जी। और एक नाथ शिंदे जी में और आने वाले दिनों में अगर राज ठाकरे जी को, पार्टी के बड़े नेतृत्व को लगता होगा अगर बाल ठाकरे जी के इनमें जो गुण है, जो विचार है, जो सोच है मुंबई और महाराष्ट्र के लिए, उसका लाभ जनता को पहुंचाना चाहिए, तो जो भी समय पर जो भी उचित निर्णय लेना होगा लेगी पार्टी। सर आप तो अनुभवी हैं, कुछ तो बता दीजिए। नहीं, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ इसके बारे में। और भारतीय जनता पार्टी की ये प्रणाली रही है, शिष्टता रही है कि जो भी पार्टी के बड़े नेता काम करते हैं वो उनका काम है वो करते रहते हैं। हमको जो काम दिया गया है वो हम करते रहते हैं। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा व्यवस्था और सिस्टम को हाथ में दिया है अपने मतदार संघ में काम करने के लिए, तो वहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हुए पार्टी का भी नाम बड़ा हो, लोगों की सेवा हो, ये करने का प्रयास करता रहा हूँ, आने वाले दिनों में भी करता रहूँगा। सर 7 से 8 महीने पहले महाराष्ट्र में जो उलटफेर हुआ, एनसीपी के भी 2 फाड़ हो गए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी सर एनसीपी की कमान जो है पूरी तरह से पार्टी जी हाँ। अजित पवार जी को सौंप दी गई। जी हाँ। उससे पहले एकनाथ शिंदे से भी और शिवसेना के बीच में जो उनके तीर कमान था, जो चुनावी सिंबल था, वो जी एकनाथ शिंदे को मिल गया था। जी हाँ। उसके बाद संजय राउत जो हैं, जी हाँ। अभी उन्होंने आरोप लगाया है, जैसे ही एनसीपी की कमान अजित पवार को मिली, उन्होंने आरोप लगाया है कि एनसीपी को चलाने के लिए अजित पवार को जो दी गई वो मोदी की गारंटी है। उन्होंने तंज कसा है कि ये जो पार्टी, अगर मतलब एक तरह से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही उन्होंने चुनौती देने की कोशिश की है। नहीं, देखिए, देश में एक सिस्टम है और जो भी इलेक्शन कमीशन हो, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष है, इन सारे लोगों को जो दायित्व दिया गया है, इनको जो पावर दिया है घटना ने, संविधान ने, उसके मुताबिक वो काम कर रहे हैं। और लोकशाही के तकाजा को हम सब लोगों ने मानना चाहिए ना। लोकशाही तो 49-51 का है, 51 जिसके पास है वो राजा सरकार है, जीत बनाता है, जाएगा। राजा है, तो उसको हमने मानना चाहिए। लेकिन संजय राउत आए दिन आप पे मतलब एक तरह से तंज कसते रहते हैं। वो खुद भी ईडी की गिरफ्त में थे, उन्होंने गिरफ्तार भी किया गया था उनको, उसके बावजूद वो अब आए हैं। व्हाइट पेपर में आज सर आप सदन में भी थे, जी आपने हाँ। चर्चा भी की। जी हाँ। तो वही इस तरह के आरोपों भी लगा रहे हैं कि मोदी सरकार के ही 10 साल क्यों, उससे पिछले 10 साल कहाँ गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो 6 साल थे उस पर भी आरोप लगाया गया कि उसका श्वेत पत्र कब लाएगी। नहीं, बहुत बहुत लंबा इतिहास है देश का। लेकिन मोदी जी 2014 में सरकार में आने के बाद में 10 साल में जो उन्होंने काम किया है उसका ही वो हिसाब किताब देंगे ना। और लोग भी उनके पास हिसाब किताब उसी का मांगेंगे। 50 साल के पहले का हिसाब किताब तो मोदी जी के पास मांगेंगे नहीं ना। तो मोदी जी ने 10 साल में जो किया है उसका श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर आज पार्लियामेंट में चर्चा हुआ। निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही सटीक उत्तर उसको दिया है। और मैं मानता हूं कि विपक्ष से लोग आने वाले दिनों में सीख लेंगे इससे कुछ ना कुछ। देखिए, गलतियां हुई है कांग्रेस से, जो कांग्रेस से नहीं करना चाहिए था उन्होंने वो किया। अब जब आप देख रहे हो कि 10 साल में इतना बड़ा बदलाव देश के सामने आया है, मोदी जी ने प्रामाणिकता से परिश्रम करते हुए जो जो बातें कही है वो सारे अमल में लाने का उन्होंने प्रयास किया। करप्शन के बारे में जीरो टॉलरेंस की उन्होंने बात की थी, तो उसको उन्होंने पूरा करके दिया। 10 साल में एक भी आरोप कांग्रेस के लोग या तो विपक्ष से कोई भी लगा नहीं पाए। और जिन्होंने देश के साथ में फ्रॉड किया है, गद्दारी किया है, चोरी की है, उनको उनका जगह दिखाने की बात उन्होंने की थी, वो सारा वो कर रहे। नहीं, करप्शन की बात आपने की सर, तो प्रधानमंत्री की रैलियों में भी हमने कई बार सुना है कि महाराष्ट्र में 70,000 कुल मिला के उनका देखा जाए तो अजित पवार के नारे दिए जाते थे कि अजित पवार भी करप्टेड हैं, उन पर भी काफ़ी सारे चार्जेस हैं। उसके बावजूद अजित पवार की एंट्री, बीजेपी ने अजित पवार पर दोबारा कैसे भरोसा किया। देखिए, राजनीति में जब कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ये हमारे नेताओं ने बार बार कहा है इसका। और आप जहाँ तक व्यक्तिगत आपका संबंध आता है तो आप एथिक्स के साथ में चल सकते हो, क्योंकि आप व्यक्तिगत हो। लेकिन जब देश हित के बारे में आप सोचते हो तो आप कोई कहीं पर अगर कॉम्प्रोमाइज़ भी कर देश का उससे लाभ होता होगा, राज्य का लाभ होता होगा, तो वो करना चाहिए। इसको राजनीति कहते हैं, इसको राजनीति कहते हैं ना। और मुझे लगता है कि जो उचित है वो किया है और उसका लाभ आप देख रहे हो। आज महाराष्ट्र को हो रहा है, मुंबई को हो रहा है, कितने बड़े डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, कोस्टल रोड हो, बाकी सारे अनगिनत काम चल रहा है। और आने वाले कुछ दिनों में अभी मोदी जी वापस जा रहे हैं उसका उद्घाटन करने के लिए। 22 किलोमीटर मुंबई का सबसे बड़ा पुल का उद्घाटन गत समय पर उन्होंने करके आए।
और आप देखेंगे आने वाले दिनों में चुनाव का आचार संहिता जब तक लगता नहीं तब तक अनेक कामों का उद्घाटन करेंगे, नए काम आने वाले 5 साल में जो करना है उसका भूमि पूजन करेंगे। तो ये सारा मुंबई और महाराष्ट्र को और देश को लाभ हो रहा है ना इससे। डेवलपमेंट के जब काम हो रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जब होता है तो अनगिनत लोगों को काम मिलता है। विपक्षी लोग बेरोजगार की बातें तो रोज करते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन जब सरकार इतना बड़ा प्रोजेक्ट करती है उसमें इतने सारे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी का लाभ मिलता है, तो उसके बारे में तो कहने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं है। तो हमको ही कहना पड़ेगा, मोदी जी को कहना पड़ेगा, मीडिया को कहना पड़ेगा। और जहाँ पर ज़मीन पर काम होता है तो लोगों को दिखता है, लोगों को विश्वास होता है और लोग वोट देते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे ज्यादा जो कहे जाते थे मिलिंद देवड़ा, जी उन्होंने भी पार्टी को छोड़ दिया, टाटा बाय बाय कर दिया सर। 55 साल का उनका पारिवारिक रिश्ता उन्होंने बताया था। देखिए, फिर एक बार मैं कहूँगा कि देश में एक लोकशाही है और लोकशाही में और जो भी पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं वो अपने मतदार संघ को विकसित होता देखना चाहते हैं, अपने शहर को विकसित होता देखना चाहते हैं, अपने राज्य को और अपने देश को। यही एजेंडा होता है हम लोगों का। और अब कांग्रेस के लोगों को ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है कि बहुत लंबे समय तक आने वाले दिनों में कांग्रेस कोई पार्टी सत्ता में आने वाली नहीं है। तो ऐसे जो लोग हैं उनको लगता है कि मैं मेरे जीवन के बचे हुए कुछ दिनों में मैं समाज के लिए दे सकता हूं, तो वो निर्णय करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी जब इस प्रकार के लोगों को जो भी पार्टी में आए हैं या तो आने वाले दिनों में आएंगे, तो दोनों का हित को देखते हुए ब्रॉडर इंटरेस्ट में शहर का, राज्य का और देश का लाभ हो, उसके लिए जो भी उचित निर्णय करना है वो करते हैं। और मैं मानता हूँ कि करना चाहिए। इसमें कभी कभी कुछ लोगों को न्याय भी मिलता है, कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि हम पर अन्याय हुआ है, तो ये लगना स्वाभाविक है। लेकिन कुल मिलकर पार्टी चलाने वाले लोग जो होते हैं, उसमें भी खास करके मोदी जी, उनके नज़र के सामने देश और देश के सिवा कुछ नहीं है। मैं आपको राम जेठमलानी जी का वो इंटरव्यू देखा था मैंने।